हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले हमें ये पता रहे कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, कहाँ हम केमिकल काइनेटिक्स वर्ड यूज करते हैं। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स का अगर मतलब देखें तो केमिकल विच इज रिलेटेड टू केमिकल्स, जो केमिकल से रिलेट करे, केमिकल कंपाउंड से रिलेट करे। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा? मूवमेंट। तो ये बोल सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम केमिकल्स के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अब हम ये 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि केमिकल्स के मूवमेंट को हम जनरली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ही वो केमिकल्स क्या करेंगे, मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे। जो एक साइड होती थी, इस एक साइड, किसी एक साइड को हम रिएक्टेंट बोलते थे, किसी एक साइड को हम प्रोडक्ट बोलते थे। तो वो जो मूवमेंट होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या समटाइम्स प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, जो केमिकल्स का मूवमेंट होता है उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। और उन्हीं सारी चीजों को जो डिस्कस करें, जिनमें इन केमिकल काइनेटिक्स क्या होगी, वो ब्रांच होगी जिसमें हम इन सब चीजों से डील करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, वो केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। मेन टॉपिक है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड से डील करते हैं कि किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है, किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन जा रही है। ठीक है, वो ब्रांच होती है फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम मोलिकुलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और कौन कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के बाद रेट ऑफ रिएक्शन, और इन सब के बाद पढ़ते हैं हम कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो ब्रीफ टॉपिक होते हैं, अपने जो छोटे टॉपिक्स होते हैं जो इनमें इंक्लूड होंगे या इनमें ही आते हैं, इनके कंप्लीशन में आएंगे, उनको पढ़ेंगे। ठीक है। तो मेन अपना सबसे पहले है रेट ऑफ रिएक्शन। हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है, या फिर हम स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलें तो स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि किसी भी रिएक्शन के अगर रेट को एक्सप्लेन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, कैसे उसको एक्सप्लेन करा जाता है। अच्छा, उससे पहले मैं ये बता दूं, जो केमिकल काइनेटिक्स है ये चैप्टर अपना बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पर्पस होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कई बार बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडस्ट्रीज वगैरह में काफी सारी केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं, काफी सारे केमिकल कॉम्बिनेशन वो कराते हैं। तो मेनली हमें क्या करना होता है, उसकी स्पीड से डील करना होता है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बनाई जाती है, कोई केमिकल रिएक्शन एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में सबसे पहले क्या पता करा जाता है कि वो केमिकल रिएक्शन प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है या नहीं है। मतलब उसकी फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस पे डिस्कशन करेंगे, उसके एग्जिस्टेंस पे स्टडी करी जाती है कि वो रिएक्शन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। और उस रिएक्शन के जो एग्जिस्टेंस में फैक्टर्स आते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में स्टडी करी जाती है। ठीक है। तो एक तरीके से ये चैप्टर अपना जो इंडस्ट्रियल पर्पस होता है उसके बिहाफ पे अगर देखें, उसके बेसिस पर देखें तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर के टॉपिक्स की, तो अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं।
ठीक है। समटाइम्स ये क्या होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है। अगर हम नॉर्मली भी स्पीड की बात करें, किसी पर्सन की बात करें, किसी ह्यूमन बीइंग की स्पीड की बात करें, तो वही तो होता है कि गिवन टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो उसकी स्पीड रहती है। ऐसे ही किसी रिएक्शन के लिए होता है कि गिवन टाइम में कोई भी रिएक्शन कितना कंप्लीशन एक्वायर करती है, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हुआ या उसकी स्पीड हुई उस रिएक्शन की। जो रिएक्शन का कंप्लीशन है वो क्या होगा, सिर्फ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है। वो क्या होगा, वो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी की कंसंट्रेशन चेंज होगी पर यूनिट टाइम, गिवन टाइम में उनका जो कंसंट्रेशन में बदलाव आता है, जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है, उसी को ही उस रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन के डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, दैट इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनकी कंसंट्रेशन में आया बदलाव, उसको बोला जाता है उस गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। या फिर ये बोल सकते हैं कि उस रिएक्शन के लिए वो एक तरीके से स्पीड ही हो गई कि उसके कंसंट्रेशन में कैसे चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, या तो रिएक्टेंट की में आएगा चेंज या प्रोडक्ट की में चेंज आता है। अच्छा, अगर कंसंट्रेशन में चेंज की हम बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कैसे चेंज आता है, मतलब अगर चेंज की बात ही कर रहे हैं हम, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कैसे चेंज आएगा, जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज होती हुई चली जाती है। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज की बात करें तो जैसे जैसे कोई केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती हुई चली जाती है। तो रिएक्टेंट की होगी कम और प्रोडक्ट की होगी ज्यादा कंसंट्रेशन। वो इनिशियल लेवल पे जो चेंज आ रहा है, इनिशियल लेवल के कंपैरिजन में जो चेंज आया, यही तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो वो इंक्रीज भी हो सकती है उनकी कंसंट्रेशन और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। अब देखो हमें इसमें पढ़ना क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे, या जनरली अगर बोले तो जो स्पीड होती है रिएक्शन की, उसके बेसिस की बात करें तो रिएक्शन को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करा जाता है। ठीक है, वो 3 रिएक्शन देखते हैं अपनी कौन सी होगी। सबसे पहली होती है, ये आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ reaction on the basis of speed और rate of reaction। रिएक्शन के रेट के बेसिस पे रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है अपना वेरी फास्ट रिएक्शंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या बोला जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा, नाम से ही लग रहा है कि वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जो फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में प्रोसीड हो रही हो, उनको क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो मैं यहाँ लिख दूं इसकी डेफिनेशन, दोज रिएक्शंस which completes in fractions of second या फिर फ्रैक्शन ऑफ टाइम। ऐसी रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाए उनको बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। अच्छा, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है मोस्टली बहुत फास्ट होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम ले लेते हैं एग्जांपल आयनिक रिएक्शन में NaCl plus AgNO3 gives AgCl and NaNO3। ठीक है, ये रिएक्शन ले ली। इस रिएक्शन में जो आयंस बनेंगे वो कौन कौन से रहते हैं, इधर से मिलेगा हमें Na+, ये मिला Cl-, इधर से अगर करें तो ये आया Ag+, ये आया NO3-।
अच्छा, यहाँ जो मिले ये अपने आयंस के अकॉर्डिंग कंबाइन करे और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। अपने आयंस के अकॉर्डिंग कंबाइन किए और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। ये AgCl जो यहाँ फॉर्म होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अपीयर होगा, ठीक है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर होता है। तो देखो ऐसी रिएक्शन जो होती है ना वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल में, बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करके वो रिएक्शन कंप्लीशन पे पहुंच जाती है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है, बट प्रैक्टिकली इनका रेट निकालना पॉसिबल है नहीं है। तो एज सच इन रिएक्शंस की कोई ऐसी सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम किसी रिएक्शन का रेट निकाल ही नहीं पा रहे तो उनकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, कुछ भी नहीं। तो यहां लिख दें these reactions have no significance in chemical kinetics because practically rate of reaction cannot be determined, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि इनका रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इजीली इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम इनको अगर बात करें तो वेरी फास्ट रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे। जो सेकेंड टाइप ऑफ जो रिएक्शन एग्जिस्ट करती है वो होती है वेरी स्लो। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो एग्जिस्ट करेगी वो होती है वेरी स्लो रिएक्शंस। अच्छा, ऐसी रिएक्शंस जो कंप्लीट होने में एक लंबा टाइम पीरियड कंज्यूम करे। द रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस विच कंज्यूम long time for completion are known as slow reaction, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर ले कंप्लीट होने के लिए, उन रिएक्शंस को बोला जाता है वेरी स्लो रिएक्शंस। अब एग्जांपल की अगर बात करें वेरी स्लो रिएक्शन में, तो रस्टिंग ऑफ आयरन सबने सुना है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एग्जाम्पल होता है वेरी स्लो रिएक्शन का। कैसे होगा वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल? मान लो कभी ऐसा कभी हुआ है कि आप आज कोई आयरन आर्टिकल लेके आए और सुबह लेके आए और शाम तक उसमें जंग लगना शुरू हो गया? होता है ऐसा? नहीं होता। हम अगर आयरन आर्टिकल यूज करते हैं, अगर घरों में भी यूज करा जाता है, तो हम उसको काफी प्रिकॉट करते हैं। उसमें जिंक लेयर का अप्लाई करी जाती है, जिंक मेटल की लेयर अप्लाई करी जाती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। हम उसको पेंट करते हैं, हम उसको ग्रीस करते हैं। तो ये सारे मेथड्स यूज करते हैं ताकि वो रस्टिंग ऑफ आयरन की प्रोसेस एग्जिस्ट ना करे। या फिर यूजुअली भी ऐसा नहीं होता कि हम सुबह कोई आयरन आर्टिकल लेके आए और शाम तक उसमें जंग लग गया, शाम तक उसमें रस्ट की अपीयरेंस आ गई। ऐसा नहीं होता ना, ये चीज तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। तो उसको जंग लगने में काफी महीने साल बीत जाते हैं, वो रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जिस्ट करने में, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें काफी टाइम पीरियड कंज्यूम हो रहा हो कंप्लीशन के लिए, उनके लिए भी प्रैक्टिकली रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो यहाँ भी ऐसी रिएक्शंस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती जो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड कंज्यूम करे कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को भी नहीं पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस, किन रिएक्शंस को बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शंस? ऐसी रिएक्शन जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाए। दोज रिएक्शंस which completes in finite time। ऐसी रिएक्शन जो फाइनाइट टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाए उनको बोला जाता है मॉडरेट रिएक्शन। कि अगर वो रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो हमको पता रहेगा, हमें ये बात पता रहेगी कि वो कितना टाइम पीरियड कंज्यूम कर रही है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में उनको नाम दिया जाता है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। अब एग्जांपल अगर देखें मॉडरेट रिएक्शन का तो क्या आ जाएगा? N2 + 3H2 gives
2NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन। काफी सारी रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल अभी के लिए हमने देख लिया अमोनिया का एग्जांपल, N2 + 3H2 gives 2NH3। अच्छा, दोनों साइड एरो लगेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, लेकिन अभी रिवर्सिबल हमें एक्सप्लेन करना नहीं है, हमें सिर्फ ये मॉडरेट रिएक्शन के रेफरेंस में देखना है, इसलिए मैंने ये डबल साइडेड एरो नहीं लगाया, वरना ये रिएक्शन रिवर्सिबली एग्जिस्ट करती है। अब इस रिएक्शन में देखो, मॉडरेट रिएक्शन तो देख लिया कि फाइनाइट टाइम पीरियड में, मतलब जो टाइम पीरियड कंज्यूम करेंगी ये, वो डेफिनेट रहेगा, फाइनाइट रहेगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो इनको मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। अब इनमें एक फिनोमेना और भी एग्जिस्ट करता है मॉडरेट रिएक्शन में, वो क्या एग्जिस्ट करेगा? देखो, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन कैसे रहेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड प्रेजेंट रहते हैं। और अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात करी जाए तो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो देखो, एक ही रिएक्शन में दो चीजें साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है। कौन सी? पहली होती है बॉन्ड फॉर्मेशन, डिसोसिएशन। पहली जो प्रोसेस एग्जिस्ट करेगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन, और जो दूसरी प्रोसेस एग्जिस्ट करती है वो होती है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है। इन रिएक्शन में, मॉडरेट रिएक्शन में, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। ये अपनी तीन तरह की रिएक्शन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें तो हम केमिकल रिएक्शन को तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। पहला वेरी फास्ट, दूसरा वेरी स्लो और तीसरा मॉडरेट। वेरी फास्ट वेरी स्लो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे ये आपको बता दिया, वीडियो को रिवाइंड करो और देखो क्यों नहीं पढ़ते। हम पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन। तो देखो, अब मॉडरेट रिएक्शन से रिलेटेड देखते हैं कि इनका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे इनकी यूनिट्स निकालेंगे, कौन कौन से हम मेथड्स इनमें अप्लाई करते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या किसी भी मॉडरेट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। टाइम के अकॉर्डेंस में कंसंट्रेशन में क्या चेंज आता है वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अच्छा, किसकी कंसंट्रेशन में चेंज? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन में चेंज, क्योंकि एक की इंक्रीज होती है एक की डिक्रीज होती है, और हमने देख लिया किसकी इंक्रीज और किसकी डिक्रीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मैं रेट को कैसे लिख सकती हूँ? रेट के अगर फॉर्मुलाइजेशन करनी हो तो मैं यूं लिख दूं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडिंग बाय चेंज इन टाइम, वो क्या होती है? अपनी रेट ऑफ रिएक्शन होती है। अब देखो, इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखना सीखना, देखेंगे कि किसी सिंपल एग्जांपल का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने कोई रिएक्शन ले ली, ये ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ए क्या है? अपना रिएक्टेंट, और बी क्या है? प्रोडक्ट। तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में, कि अगर हम ए के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन देखें, या रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए लिखा जाए तो कैसे बोलेंगे इसको? रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए। इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, किसी की भी। अभी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट? ये रिएक्टेंट। तो चेंज को तो शो कराएंगे वर्ड डी से, ठीक है। डी वर्ड स्मॉल चेंज के लिए लिखा जाता है, आई होप सभी को पता है ये। और कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट कराते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि कंसंट्रेशन टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाएंगे।
और किसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन। यही चीज नीचे अप्लाई कर देते हैं, चेंज इन टाइम, डी चेंज और टी क्या होता है, टाइम होता है। तो देखो ये आ गया अपना रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, बस इतना सा था। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी बोले, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बी, बी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज को डी से लिखेंगे और बी की कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा बी, और टाइम में चेंज की बात कर रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, डी टी। ठीक है, ये आ गया देखो अपना बहुत ही क्लियर और शॉर्टेड वे में कि ए के लिए और बी के लिए जो हमने रिएक्शन देखी थी कि ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आ गए। तो ये ऐसे आ गए रेट ऑफ रिएक्शन। हमने सिर्फ डेफिनेशन को फॉलो किया और इनको सोल्व किया। जैसे ही इनको सोल्व करेंगे तो ये अपनी आ जाती है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए एंड बी। ठीक है, अब देखो ए और बी में जो चेंज आ रहा था वो बहुत ही डिफरेंट मैनर में आ रहा था। ए का अमाउंट कम होता जा रहा था, बी का अमाउंट बढ़ता जा रहा था। तो उस ए और बी के अमाउंट के कंपैरिजन में अगर हम टर्म्स डिनोट करें या टर्म्स लिखें तो दो टर्म होती है अपने पास, दो टर्म्स दी जाती है। एक वर्ड यूज करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, एक वर्ड यूज करा जाता है, टर्म ही यूज करी जाती है, वर्ड तो नहीं है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अच्छा, डिसअपीयरेंस का मतलब गायब होना और रेट मतलब कि स्पीड से गायब हो रहा है। अच्छा, गायब अगर रिएक्शन में बात करें तो रिएक्टेंट ही गायब होता है, क्योंकि रिएक्टेंट गायब होकर किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो अब ये बात डेफिनेट है, ये बात तो प्रूव हो गई कि अपना जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है इसका मतलब ये रिएक्टेंट के रेट के बारे में बात कर रहा है कि जब रिएक्टेंट के रेट की बात करी जाए तो उसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो यहां लिख दे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज यूज्ड in favor of reference of, used in reference of rate of reaction। ठीक है, ओके। दूसरी बात आती है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये दूसरी चीज आती है अपने पास, दूसरी टर्म आती है। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब बनने की स्पीड पर यूनिट टाइम में जो बनने में चेंज आ रहा है, फॉर्म होने में जो चेंज आ रहा है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन हुआ। और फॉर्म होता कौन है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट करेगा अपने आप को, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन इज यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्ट, इज यूज्ड इन रेफरेंस ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रेफरेंस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाए तो वहां क्या टर्म यूज करते हैं हम, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहाँ यूज करेंगे और रेट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो थी अपनी एक सिंपल सी रिएक्शन थी जिसमें कोई स्टाइकियोमेट्री यूज नहीं हो रही थी, कोई कुछ फंडा यूज नहीं हो रहा था। बस हम क्या लिए थे, सिंपल एक ए रिएक्टेंट था जो बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। तो इतने से में ही अपनी रिएक्शन एग्जिस्ट कर रही थी, हमने रेट निकाल दिया फॉर्मेशन का भी और डिसअपीयरेंस का भी। अच्छा, अब ये अब तुम्हारे लिए होमवर्क है सबके लिए कि यहाँ रेट, इसी रिएक्शन के लिए यहाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख के देखो और यहाँ लिख के देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या वैल्यू आती है, क्या लिखोगे। अच्छा, अगर हम अब एक एग्जांपल ले ले किसी रिएक्शन का जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए स्टाइकियोमेट्री बदल रखी हो, स्टाइकियोमेट्री चेंज कर रखी हो रिएक्शन के लिए। हमने रिएक्शन एज्यूम कर ली 2A, एग्जांपल ले लिया ये 2A प्लस 3B गिव्स 4C। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिख लिया 2A प्लस 3B गिव्स 4C। ये A और B तो क्या आ गए, रिएक्टेंट, और C क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो अगर हम इन तीनों को अलग अलग करें, जैसे इनके दोनों के बारे में अलग अलग देखा था, तो हम कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर A, या फिर सिंपल ऐसे लिखे रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, आपको क्लियर भी हो जाएगा।
यहाँ इस रिएक्शन के लिए लिखती हूँ मैं रेट ऑफ अपीरियंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, रेट ऑफ अपीरियंस भी लिख सकते हो। मैं फॉर्मेशन ही लिख देती हूँ, ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का रेट मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन किसकी बदलेगी, सी की बदलेगी, और टाइम dt आ गया अपना। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीरियंस की बात करें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें तो दोनों डिसअपीयर होंगे ना, ए भी डिसअपीयर होगा और बी भी डिसअपीयर होगा। ए जब डिसअपीयर हो रहा है तो ए की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, और बराबर होता है ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, यहाँ हमने कुछ नहीं करा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन था वहां चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट करा विद चेंज इन टाइम। जहां रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की बात हो रही थी वहां हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो यहाँ सिंबल इंसर्ट करे जाते हैं, हम यहाँ पे सिंबल इंसर्ट करेंगे, और ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का मेथड ही होता है कि हमने ये रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा, अभी तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखा। अब बात करते हैं इसकी, इसी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए लिखें यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या आएगा, जितना अपना डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट उतना ही तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो इनका रेट भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने सुबह रेट अपना रिएक्शन अपना रिएक्टेंट डिकम्पोज होना शुरू हुआ था और वो 10-15 दिन बाद या फिर 2-3 दिन बाद प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ऐसा तो नहीं होगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता चला जाता है, फॉर्म होता चला जाता है। तो ऐसे इसमें लिखें हम इनका रेट, तो वो रेट बराबर ही होगा। कैसे लिखें, डी ऑफ ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ बी बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑफ सी बाय डी टी। अब देखो इसमें कुछ चेंज करते हैं और वो चेंज ध्यान से समझना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का टेक्निक ही होती है या रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का रूल ही होता है ये, कि देखो जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो क्वांटिटी तो बढ़ती हुई चली जाती है ना। जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, सी के लिए, तो हम वहां डिनोशन कैसा यूज करेंगे, प्लस। ठीक है, वहां डिनोशन कैसा यूज करेंगे, प्लस यूज करेंगे, ये प्लस डी ऑफ सी अपॉन डी टी। ऐसे ही अगर रिएक्टेंट की बात करें तो कंसंट्रेशन उनकी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है ना। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है मतलब कंसंट्रेशन नेगेटिव होती जा रही है। तो कंसंट्रेशन नेगेटिव होगी तो मैं यहाँ नेगेटिव का निशान लगा दूं, माइनस डी ऑफ ए अपॉन डी टी माइनस डी ऑफ बी अपॉन डी टी। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं हुआ अभी रेट ऑफ रिएक्शन, अभी इसके बाद और भी आता है, और क्या आएगा इसमें, एक टर्म और इंसर्ट करी जाती है। देखो यहाँ हमने जब रिएक्शन ली थी तो इसके कुछ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, तो ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को रेट ऑफ रिएक्शन में तो बैलेंस करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में ही तो बैलेंस करेंगे। कैसे कि अगर 4 मोल सी के फॉर्म हो रहे हैं तो ये 2 मोल ए के भी तो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो 2 मोल ए के डिकम्पोज हुए, 4 मोल सी के डिकम्पोज हो गए। स्टाइकियोमेट्री को भी तो मेंटेन करेंगे हम, और स्टाइकियोमेट्री को मेंटेन करा जाता है ये सिंपल सा रूल फॉलो करके। और ये सिंपल सा रूल क्या रहेगा, जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको 1 अपॉन लिख देंगे कंसंट्रेशन के चेंज के आगे। ए के लिए बात कर रहे थे तो ए के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था अपना, 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का तो सिंबल रहेगा ही रहेगा, यहाँ लिख देंगे -1 अपॉन 2। माइनस का सिंबल क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही थी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की बात कर रहा था। और 1 अपॉन 2 क्यों, क्योंकि यहाँ जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे इनको बैलेंस करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए हम 1 अपॉन 2 लिख देते हैं, 1 अपॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर बी की बात करें तो नेगेटिव का सिंबल तो हमें पता लग गया, इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो हम कोफिशिएंट को क्या करेंगे 1 अपॉन -1 अपॉन कोफिशिएंट। तो ये माइनस और 1 अपॉन कोफिशिएंट क्या है अपना 3 है, ये हो गया।
अब लास्टली बात करते हैं प्रोडक्ट के रेट के बारे में। प्रोडक्ट के रेट की अगर बात करें तो अपना प्रोडक्ट क्या है, सी। नॉर्मल तो हमने लिख ही दिया, प्लस का सिंबल हमें पता लग गया क्यों, अब बस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना है इसका। और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन करके। तो ये था अपना प्लस, और क्या है कोफिशिएंट 4, तो हमने लिख दिया +1/4। ये इस रिएक्शन के लिए रेट आ गया। इस कंप्लीट रेट रिएक्शन के लिए अगर रेट की बात करें तो ये अपना कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है, माइनस का सिंबल रिएक्टेंट के लिए, प्लस का सिंबल प्रोडक्ट के लिए, और कोफिशिएंट को मेंटेन करने के लिए, इनकी स्टाइक्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं, 1 अपॉन जो भी था उसके डिवाइड में कर देंगे। अच्छा अब देखो, अगर एग्जांपल इसका लें हम N2 + 3H2 है। अब देखो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहले रिएक्टेंट से उठाना शुरू कर देते हैं। अभी अपना रिएक्टेंट सबसे पहला क्या है, N2, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की, अपॉन चेंज इन टाइम। माइनस का सिंबल क्योंकि ये रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और 1 अपॉन कोफिशिएंट, 1 है कोफिशिएंट तो कोई पंगा है ही नहीं कोफिशिएंट का, इक्वल। अगला रिएक्टेंट क्या है, H2, तो माइनस का सिंबल 1 अपॉन कोफिशिएंट, 1/3 आ गया, चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्लस का सिंबल 1 अपॉन कोफिशिएंट और चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम, बस दैट्स इट। ये आ गया अपने लिए, अपना रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। ये इतना सा हो जाता है अपने रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव जहां आए इसका मतलब ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, पॉजिटिव जहां आए इसका मतलब है ये रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, ये भी लिखा जाता है। अब देखो इसके बाद है अपना यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते थे हम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन को किससे दिखाएंगे, मोल पर लीटर से, तो कंसंट्रेशन में चेंज भी किस में आएगा, मोल पर लीटर, डिवाइडेड बाय टाइम को किससे दिखाएंगे, जनरली सेकंड से दिखाते हैं, तो हम यहाँ सेकंड लिख लें या फिर टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो, ये सेकंड कर लिया। यूनिट यहाँ से क्या बन गई फिर अपनी, मोल पर लीटर। ठीक है, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स, स्लैश करके इसमें टाइम इनवर्स भी कर सकते हो। ये हो जाती है अपनी रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ कंप्लीट हो गया किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्या डेफिनेशन होगी, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, और यूनिट्स फॉर रेट ऑफ रिएक्शन।